हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन और दूसरी टाइप है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। जो फ्री ऑसिलेशन है, आपके पास अगर कोई ऑसिलेटर जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और वो आइडियल सिंपल पेंडुलम है, मतलब सवाए उसकी रीस्टोरिंग फोर्स के और कोई फोर्स नहीं है उस ऑसिलेटिंग सिस्टम में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, सिर्फ उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको ऑसिलेट करवा रही है, तो ऐसा ऑसिलेटर आपका फ्री ऑसिलेटर कहलाता है। फ्री ऑसिलेशन या फ्री ऑसिलेटर जो है, असल में ये आपके पास एक आइडियल ऑसिलेटर है। आइडियल सिंपल पेंडुलम आप इसके एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। और हमारे पास जो फ्री ऑसिलेटर है, इसके लिए हमने डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो सिस्टम पर एक्ट नहीं करेगी। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स का रोल है इसकी ऑसिलेशन में। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं करेगी कोई एक्ट इस पे, तो इस सिस्टम में ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास रहेगा कांस्टेंट, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। और इस वक्त ये जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी डेसिपेशन इसमें नहीं होगी। एनर्जी डेसिपेशन जो है वो हमारे पास जीरो है, इसमें नो एनर्जी डेसिपेशन। तो जब सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है ओनली अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो ये एम्पलीट्यूड का अगर आप ग्राफ में शो करना चाहें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड शो करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इस ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये सिस्टम कुछ ऑसिलेट यूं कर रहा है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऑसिलेटर फ्री ऑसिलेटर नहीं है, तो फिर हमारे पास ये ऑसिलेटर है फोर्स्ड ऑसिलेटर। ये सेकंड टाइप है ऑसिलेशन की, फोर्स्ड ऑसिलेटर। जो आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन है या जो आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेटर है, ये वो ऑसिलेटर है जिनको अपनी ऑसिलेशन कंटिन्यू करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ज़रूरी है इसकी ऑसिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे आप रियल लाइफ में अगर स्विंग की एग्जांपल लें तो वो ऑसिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो कुछ देर ऑसिलेशन के बाद उसको फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो स्टॉप कर देगा। तो इसका मतलब है हम लोग अगर फोर्स ऑसिलेटर की बात करें तो ये एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स मौजूद होती है। तो आपके पास इस फोर्स ऑसिलेटर में भी आगे दो चीज़ें देख लेते हैं। एक है आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर है, या डैम्पिंग क्या है ये हम देख लेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है। और दूसरी चीज़ है हम लोग कहते हैं रेजोनेंस क्या है। तो हमारे पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये क्या है, अगर एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और साथ फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, जैसे रियल लाइफ में अगर स्विंग है तो उस पर एक्सटर्नल जो एयर फ्रिक्शन है वो इफेक्ट करती है, जिस वजह से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा और अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, देयर इज सम फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का रोल है। और फ्रिक्शनल फोर्स का यहाँ पर जो रोल है वो असल में एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर को डिक्रीज करता है। तो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर हम जो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास है शॉक अब्जॉर्बर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जो आपके पास ऑसिलेशंस हैं उनको स्टॉप करना है तो शॉक अब्जॉर्बर में हम ऐसा ही देखते हैं। बाइक में, गाड़ी में जो स्प्रिंग है जब वो ऑसिलेट करेगा तो हम उस ऑसिलेशन को स्टॉप कैसे करते हैं, वहाँ पर हम एक विस्कस ऑयल डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके पास वो डैम्पिंग की वजह से क्या होगा, एनर्जी आस्ता आस्ता डेसिपेशन होगी और उस एनर्जी डेसिपेशन की वजह से वो ऑसिलेटर की जो ऑसिलेशन है वो कुछ देर में रुक जाएंगी। और अगर कोई ऑसिलेटर जो है उसकी ऑसिलेशंस को आप क्विकली स्टॉप करना चाहते हैं तो ऐसा जो आपके पास सिस्टम है वो हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड है। शॉक अब्जॉर्बर में भी हम यही चीज़ देखते हैं, शॉक अब्जॉर्बर ऑफ एन ऑटोमोबाइल में।
तो यहाँ पर एनर्जी डेसिपेशन होती है और उस एनर्जी डेसिपेशन की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करता जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर शुरू में ये एम्पलीट्यूड था तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाना है और बिल आखिर इसने स्टॉप हो जाना है। तो हम लोगों ने कहा कि जो फ्री ऑसिलेटर है ये ऐसे ऑसिलेटर थे जो अपनी ऑसिलेशन को कंटिन्यू करते हैं बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के। और यहाँ पर जो है आपने देखा है कि ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस को आस्ता आस्ता स्टॉप करना है। तो हम डैम्पिंग वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज सम डैम्पिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। अब रेजोनेंस की बात है तो रेजोनेंस में है अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और आप चाहते हैं कि उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्विंग की एग्जांपल लेते हैं तो जब स्विंग यूं फॉरवर्ड मूव करे वापस आए यूं ऑसिलेट कर रहा है तो आप अगर इस ऑसिलेटिंग स्विंग का एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं जब स्विंग ऑसिलेट करे तो आप जैसे ही स्विंग यहाँ इनिशियल पॉइंट पे आ जाए और दोबारा दूसरी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो आप क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर दोबारा से एक ऑसिलेशन पूरी हो जाती है, दोबारा से जब तीसरी ऑसिलेशन के लिए वो मूव करना है तो आप दोबारा उसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइम पीरियड जो है वो आपने मैच किया हुआ है विद द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, यानी आफ्टर वन टाइम पीरियड जितना उसका टाइम पीरियड है उतने टाइम के बाद ही सोर्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो आपका ऑसिलेटर है वो उस सोर्स से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस इसी फिनोमेना को बोलते हैं कि जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल हो जाता है, मैच कर जाता है विद द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। या फ्रीक्वेंसी के केस में भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल टाइम पीरियड आप कह लें ऑसिलेटर की। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, एनर्जी जो है वो आपके पास इंक्रीज करेगी, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। और ये इस वक्त आपके इस टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी को टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर से मैच करने से होगा क्या कि आपका ऑसिलेटर सोर्स से मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ऑसिलेटर अब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास ऑसिलेटर का विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा अगर उस एम्पलीट्यूड को देखें तो आप चेक कर सकते हैं एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। रेजोनेंस की अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो हम रेजोनेंस की एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं माइक्रोवेव ओवन की। जो माइक्रोवेव ओवन है यहाँ पर आपके पास ये एक एग्जांपल है असल में मैकेनिकल रेजोनेंस की। होता ये है कि जो बर्तन आपने रखा है ओवन में और उसमें आपने जो फूड रखा है, फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पर मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव्स एमिट होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होता है ये वाला फिनोमेना रेजोनेंस, मतलब सोर्स यहाँ पर आपके पास माइक्रोवेव्स हैं और ऑसिलेटर जो अंदर खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेटर एनर्जी अब्जॉर्ब कर जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि वो आपके खाने में जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, जबकि पोर्ट जो बर्तन आपने रखा है उसके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगी तो सोर्स मौजूद है लेकिन वो ऑसिलेटर ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जिसके साथ टाइम पीरियड मैच कर जाता है। तो यहाँ पर हम माइक्रोवेव ओवन में जो फूड की हीटिंग है वो इसी रेजोनेंस के एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि आपके पास सस्पेंशन ब्रिज, जो हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज है ये भी ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ये असल में सस्पेंडेड होते हैं विद द स्ट्रिंग और ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस पे देखें जैसे ही इसमें पास करेंगे और विद सम पीरियोडिक फोर्स, जैसे आप अगर कहें सोल्जर ट्रूप, एक फौजी दस्ता गुजरना है इस सस्पेंशन ब्रिज से, तो उनके जो पाँव हैं क्योंकि वो पीरियोडिक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएंगे और अगर इस पीरियोडिक सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइम मैच कर गया विद द ऑसिलेशन ऑफ द ब्रिज
तो वहां पर रेजोनेंस होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और ये सस्पेंशन ब्रिज टूटने का चांस हो सकता है एनर्जी इंक्रीज करने से, एम्पलीट्यूड बढ़ने से। और तीसरी एग्जांपल है आपके पास रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो की जो ट्यूनिंग है वो भी असल में रेजोनेंस के थ्रू है। यहाँ पर हमारे पास ऑसिलेटर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर असल में एक एलसी पैरेलल सर्किट होता है, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट है। चार्ज ऑसिलेट करता है विद सम फ्रीक्वेंसी, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आपके पास यहाँ पर जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो इस ऑसिलेशन के दौरान आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो एयर में मौजूद है। और वो वेव्स जब रेडियो के लिए आप बात कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है। लेकिन रेडियो का जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर असल में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर विद दिस फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप कोई एक सर्टल चैनल पिक करना चाहते हैं तो करना ये होगा कि आपको अपने इस ऑसिलेटर, रेडियो के इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी किसी एक वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए एयर में, तो वो वाली वेव से इस वाले ऑसिलेटर को एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो सर्टल चैनल जो है वो आप सुन सकेंगे। लेकिन अगर आप कोई और चैनल पिक करना चाहते हैं तो सेम फिनोमिना आपको रिपीट करना पड़ता है। आप रेडियो की नोब से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और अब पहले वाले की बजाय किसी और वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी पैरेलल सर्किट जो है वो मैच करती है। तो नतीजा ये होता है कि अब आपका वो दूसरा चैनल जो है वो आपका रेडियो पिक कर लेता है। अब हम देखते हैं, अगर एक सिस्टम में हमने रेजोनेंस करवाई है, एक ऑसिलेटर के लिए रेजोनेंस हो रही है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या चीज़ है हमने डिस्कस करना है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हमारा जो ऑसिलेटर है, अगर आपने उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच किया है, तो देयर विल बी रेजोनेंस, देयर विल बी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं, सपोज मेरे पास दो सिंपल पेंडुलम हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड सेम है। ये आपके पास दो सिंपल पेंडुलम बनाए हैं, एक सिंपल पेंडुलम ये बन गया, दूसरा सिंपल पेंडुलम जो है वो सपोज यू बना रहे हैं। दोनों सिंपल पेंडुलम की लेंथ सेम है, दोनों सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन जो मेटालिक बॉब यूज किए गए हैं, एक में हमने मेटालिक बॉब यूज किया है एल्यूमिनियम का, और आपके पास एक में जो आपने एल्यूमिनियम यूज करना है और दूसरे में आप मेटालिक बॉब यूज कर ले आयरन का। अब होगा क्या, अगर आपने इन दोनों ऑसिलेटिंग पेंडुलम के साथ रेजोनेंस करवानी है तो यहाँ पर भी आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पर भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी, तो और सोर्स ऑफ एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो मैच करना है विद दिस ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैविंग द मेटालिक बॉब मेड ऑफ द एल्यूमिनियम, और यहाँ पर आयरन के साथ। जब आप इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइम पीरियड मैच करेंगे, रेजोनेंस दोनों में होगी, यानी दोनों पेंडुलम्स का एम्पलीट्यूड का इंक्रीज नजर आएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड का इंक्रीज दोनों में एक जैसा नजर नहीं आएगा, यानी रेजोनेंस जो है वो किसी में आपको बड़ी क्लियर, बड़ी प्रोमिनेंट, बड़ी शार्प नजर आएगी, लेकिन दूसरे में रेजोनेंस होगी लेकिन वो उतनी शार्प नजर नहीं आ रही, वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें क्या रीजन है। हमारे पास ये जो आयरन का ऑसिलेटर बना हुआ है, ये जो आयरन का मेटालिक बॉब है एक ही वाला और दूसरा एल्यूमिनियम का है, तो अगर आप इनकी रेजोनेंस कर्व बनाएं तो होगा ये कि जो एल्यूमिनियम का मेटालिक बॉब है इसकी मोशन जो है मोर अफेक्टेड बाय द एयर फ्रिक्शन, जबकि जो आयरन का मेटालिक बॉब है कंपैरेटिवली लीस्ट अफेक्टेड है बाय द एयर फ्रिक्शन, यानी डैम्पिंग का जो इफेक्ट है वो इसमें ज्यादा होगा और इसमें डैम्पिंग का इफेक्ट कम होगा। तो दोनों को आप सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे, दोनों एनर्जी अब्जॉर्ब भी करेंगे, लेकिन दोनों का जो आपके पास कर्व बनेगा, रेजोनेंस कर्व, जो कि असल में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ग्राफ होता है जिसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, वो सेम नहीं बनेगा। दोनों का इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। अगर आप इसको कर्व में देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में आप ग्राफ बना लें, जिस ग्राफ को आप कहते हैं रेजोनेंस कर्व, तो जो सिस्टम आपके पास ये वाली कर्व शो करेगा,
और जो दूसरा सिस्टम है अगर उसकी रेजोनेंस कर्व देखेंगे तो वो कुछ रेजोनेंस कर्व यूँ शो करेगा। तो होगा क्या कि हमारे पास एक की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है और जो दूसरे की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। दोनों सिस्टम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रेजोनेट करेंगे। ये एक के लिए है, ये सेकंड के लिए है हमारे पास। ये जिसमें आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा है यानी इंक्रीज ऑफ द एम्पलीट्यूड जिसमें कि ज़्यादा है, वो आप कहते हैं ये इसमें डैम्पिंग लेस है, यानी ये लीस्ट अफेक्टेड है, इसमें लेस डैम्पिंग है। यहाँ पर आपके पास डैम्पिंग कम होने की वजह से रेजोनेंस ज़्यादा शार्प है, रेजोनेंस ज़्यादा क्लियर है। जबकि जो दूसरी रेजोनेंस कर्व है वो शार्प नहीं, वो फ्लैट होती जा रही है क्योंकि उसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर आप कहते हैं लार्ज डैम्पिंग है और उस लार्ज डैम्पिंग इफेक्ट की वजह से आपके पास रेजोनेंस इतनी क्लियर नहीं होगी, रेजोनेंस इतनी शार्प नहीं होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है असल में डैम्पिंग के साथ लिंक है। जितनी डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगी सिस्टम में, अगर डैम्पिंग एक ऑसिलेटर में ज़्यादा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड का इंक्रीज है या जो उसकी जो आप कहते हैं शार्पनेस है वो क्या होगी, वो कम होगी। डैम्पिंग ज़्यादा होने की वजह से जो शार्पनेस है रेजोनेंस कर्व की, अगर वो आप देखें तो वो कम होगी।